हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद रश्मि। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ। ऑलरेडी पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। जून 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये सारे जो बनाए गए हैं वो द हिंदू, पीआईबी और इनसाइट आईएएस मैगजीन को फॉलो करके बनाया गया है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि टेस्ट सीरीज जो भी आप चूज़ करें उसको बिल्कुल एक ही टेस्ट सीरीज करें या 2 करें, उसको अच्छे से करें। और उसमें अगर आपके स्कोर थोड़े कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, उसको जो गलत हुआ उस पर ध्यान दें। और ये नहीं फोकस करें कि पढ़ना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ना है, फोकस हमेशा यूपीएससी के लिए होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इंडेक्स वगैरह से आप सोचोगे स्कोर हो जाएगा, तो ये एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है। अगर हाँ तो ये अच्छा है, अगर नहीं आ सकता है तो अगर वो गलत भी हो रहा है या फिर उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। यहाँ पे चल रहा है रिवीजन सीरीज, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको फट से रिकैप दे देती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है। तो हम लोगों ने कर लिया है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, भीमे कोरेगांव बैटल, उसके अलावा हम लोगों ने किया था फास्टैग, भारतीय स्क्रिप्ट, ओपेक एंड मिनरल लॉ 2020 और बहुत सारे एमसीक्यू। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनवरी मंथ में आगे क्या है। चलिए, जनवरी कैप्सूल इकॉनमी। जनवरी कैप्सूल इकॉनमी में सबसे पहला टॉपिक है एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू प्राइसेस। इशू क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था रिकवरी ऑफ पास्ट ड्यूज फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, यानी कि एयरटेल वोडाफोन को अपने ड्यूज को पे करना पड़ेगा। किसे? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर इशू क्या है? ये तो रेवेन्यू है, पेमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो बिल्कुल डिटेल में जानते हैं और ये भी देखते हैं कि इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट रिकवरी डेट अंडर एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू प्राइसेस। इनमें से किस टेलीकॉम ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा डेट था? एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, टाटा इंडिकॉम। द आंसर इज टू वोडाफोन। वोडाफोन का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था। यहाँ तक कि वोडाफोन ने ये भी कह दिया था, जिसके जो हेड है वो है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने कह दिया था कि मैं ये ड्यू नहीं पूरा कर पाऊँगा, मैं इंडिया से बाहर चला जाऊँगा। तो ऐसा सिचुएशन था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है ये केस। तो सब उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2020 में आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये अच्छे अच्छे वेबसाइट से लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1. टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड इन 1994 अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी थ्रू विच स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस वर इशूड टू कंपनी रिटर्न फॉर फिक्स्ड लाइसेंस फी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है कि टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड इन 1994, ठीक है, अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? इन 1999 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिलीफ एंड आस्क्स टू शेयर रेवेन्यू। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसके अगेंस्ट अगर अपील होती है तो वो कहाँ जाता है? टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका आंसर? ए 1 and 3, बी 2 and 3, सी 1 2 3, डी 1 and 2। चलिए इस देखते हैं। एक्चुअली 2019 में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है कि एक पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई स्टेप लिया गया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2, वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB is to ensure competitive market for gas. 3. Appeal against the decision of PNGRB go before the appellate tribunal for electricity. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 3। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक पहला रेगुलेटरी बोर्ड है जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो PNGRB है उसका मोटिव था कि कम्पिटिटिव मार्केट किया जाए। और थर्ड, उसके अगेंस्ट जो अपील होता है वो जाता है एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा आंसर सही होगा?
चलिए आंसर पे आते हैं। इसका आंसर होगा 2 and 3, यानी कि PNGRB दैट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, और इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया है। और आप चेक कर सकते हैं pngrb.government.in साइट पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। कहने का मतलब है यूपीएससी में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था, और उसके फंक्शन क्या है, और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज किस तरह से लिबरलाइज हुई। व्हाट इज़ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इशू क्या है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हुआ है उसका क्या असर होगा। सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे असर तो नहीं होगा, वो कंज्यूमर पे क्या असर होगा, बैंक पे क्या असर होगा, एनपीए बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, और गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्यों ले रही है एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू अगर इतना प्रॉब्लम है। सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू की स्टोरी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में किस तरह से फंक्शन करता था। तो क्योंकि पहले टेलीकॉम सेक्टर जो था इंडिया में वो नेशनलाइज था, तो 1994 में सबसे पहले उसको लिबरलाइज किया गया, लिबरल किया गया। और लिबरल कैसे किया गया, तो सारे टेलीकॉम सेक्टर में जो भी टेलीकॉम कंपनीज थी उनको स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदना पड़ता था, और स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदने के लिए उनको एक फ़िक्स लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे जो बाहर की कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं काम करना, जैसे एयरटेल हुआ, और भी बहुत सारी कंपनी इंडिया में आते हैं। 1999 में क्या होता है कि इस मॉडल को चेंज किया जाता है, क्योंकि ये लाइसेंस फीस काफ़ी हेवी थी, तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी इंडिया में नहीं आ पा रहे थे। तो उसको लिबरलाइज करने के लिए 1999 में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू है वो भी क्या है, वो भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू क्या है, ये एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू यानी कि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जो भी कमा रही है उसको वो पे करना है रेवेन्यू की तरह। तो एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू एक्चुअली 2 पार्ट इंक्लूड करता है। गवर्नमेंट उनसे 2 चीज़ लेती है। क्या लेती है, फर्स्टली उनसे लेती है एनुअल लाइसेंस चार्जेस, ठीक है। तो क्या लेती है, पहला एनुअल लाइसेंस चार्ज, और दूसरा क्या लेती है, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, ठीक है। तो यानी कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको गवर्नमेंट को 2 चीज़ देना होगा, एनुअल लाइसेंस चार्ज और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेलीकॉम ऑपरेटर डेफिनेशन को लेकर लड़ रहे हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनेशन ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है वो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर कमाता है, ठीक है, जो भी एयरटेल कमा रहा है वो सारा ही उसका रेवेन्यू है। तो एयरटेल 2 तरीके से कमाता है। कैसे कमाता है, एक तो टेलीकॉम सर्विस से कमाता है और एक नॉन टेलीकॉम सर्विस से कमाता है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए टेलीकॉम सर्विसेज यानी कि जो भी पैसा उसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने से अर्न होता है। जैसे आप टेलीकॉम का कार्ड, सिम कार्ड लेते हो, या उससे जो भी आप इंटरनेट सर्विस लेते हो, तो सारा आपका टेलीकॉम सर्विस है। तो उससे जो वो कमा रहा है वो हो गया उसका टेलीकॉम रेवेन्यू। और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू क्या होगा, जैसे वो शेयर खरीदता है, वो अपना एसेट, मान लीजिए उसका ऑफिस दिल्ली में, वो ऑफिस बेचता है, तो वो जो एसेट सेल करने से जो भी उसको पैसे अर्न होते हैं वो सारे होते हैं नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्या कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उनको टेलीकॉम सर्विस से जो कमाते हैं वो भी पे करना है, और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जो कमाते हैं वो भी पे करना है। सपोज करते हैं एयरटेल जो है वो टेलीकॉम सर्विस से कमाता है 100 रुपीज़, और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज भी कमाता है 100 रुपीज़, यानी कि वो टोटल कितना कमा रहा है, 200 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कहना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्या कहना है कि वो कमा रहा है 200 रुपीज़, ठीक है। और टेलीकॉम ऑपरेटर क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो टेलीकॉम सर्विस से कमा रहे हैं उसी पे हम पे करेंगे। तो टेलीकॉम ऑपरेटर क्या कह रहा है कि हम लोग पे करेंगे सिर्फ 100 रुपीज़ से, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आप समझ में आ गया, प्रॉब्लम यही है कि AGR जो कैलकुलेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो तो 200 है, ज़्यादा वो काउंट कर रहे हैं। लेकिन
टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी रेवेन्यू सिर्फ 100 बता रहे हैं। तो इसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे पेमेंट किया जाए, क्योंकि उनको पे करना है ना 2 चीज़, क्या पे करना है, एनुअल लाइसेंस चार्ज और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यही प्रॉब्लम है डेफिनेशन ऑफ AGR का। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप, क्या क्या लीगल स्टैंड हुआ, क्या क्या केसेस चले, वो देखते हैं। तो सबसे पहले 2005 का स्टोरी है। 2005 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी मोबाइल ऑपरेटर है, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनका एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है। क्या नाम है उस एसोसिएशन का? सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो जो एसोसिएशन है वो चैलेंज करता है गवर्नमेंट को कि ये जो AGR का आप डेफिनेशन बता रहे हो वो गलत है और हम इतना नहीं पे करेंगे। ठीक है, 2015 तक ये केस चला और 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसने क्या कहा कि हाँ, टेलीकॉम कंपनी सही है, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हार जाता है। तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4 साल लगा दिया। आप देख रहे हो 2015 से लेकर 2019 तक आ गया ये केस। तो 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये जो डिसीजन है वो गलत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को AGR जितना अमाउंट बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इतना पे करना पड़ेगा टेलीकॉम ऑपरेटर को। क्योंकि ये बहुत लंबा केस चला तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास बहुत ज़्यादा ड्यू हो गए। और ये ड्यूज़ कितने हो गए? 90,000 करोड़। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हो गए हैं तो टेलीकॉम ऑपरेटर इसको पे नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आपने देखा पूरी कहानी कि केसेस कैसे कैसे चली। तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो फेवर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, और टेलीकॉम ऑपरेटर को 90,000 करोड़ पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वो पे कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा है। जैसे कि अब उनकी प्रॉफिट काफ़ी कम हो गई। प्रॉफिट क्यों कम हो गई है? कंपटीशन फ्रॉम रिलायंस जियो क्या कर रहा है, फ्री में सर्विसेज दे रहा है। तो जियो तो अफोर्ड कर रहा है लेकिन ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो गया है, तो वो इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। और ऑलरेडी उन टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है बैंक से, तो बैंक में भी उनका NPA क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ऑलरेडी उन्होंने NPA भी ले लिया है बैंक से। तो बैंक भी अब उनको लोन नहीं देगा तो वो कैसे पूरा करे। और गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी कम है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए और इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि मुझे AGR जो है वो पूरा दो। ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इम्प्रूव इंटरनेट एक्सेस। गवर्नमेंट चाहती है, डिजिटल इंडिया उसका प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ये जो कंपनी है बाहर ना जाए। जैसे कि वोडाफोन ने कहा ना कि वो बाहर जाना चाहते तो बाहर ना जाए, यहीं रहें, क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है IT सेक्टर का, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल इंडिया को क्या करना है, फ्रेमवर्क करना है, डिजिटल इंडिया को एक्सपेंड करना है इंडिया में, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम अभी आपसे AGR नहीं चार्ज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे? बिग टेलीकॉम कंपनी अगर निकल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो नो एग्जिस्टेंस। इससे क्या होगा कि एग्जिट नहीं करेंगे कौन, बिग टेलीकॉम कंपनी। दूसरा क्या होगा कि अब अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती है तो सिर्फ रिलायंस जियो या कोई भी बड़ी कंपनी का क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। और मोनोपोली होने से क्या हो सकता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और हम जैसे आम लोग इंटरनेट सर्विसेज वगैरह ना ले पाएँ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बैंक ऑलरेडी NPA से जूझ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ दे दिया कि ठीक है, अब तो बैंक से भी लोन नहीं ले सकते ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये एक गुड स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा रिलीफ लेना, यानी गवर्नमेंट ने वो जो पेमेंट है उसको माफ़ कर दिया है। और देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। अभी तक तो यही न्यूज़ में है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था, टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज इन 1994 अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी थ्रू विच स्पेक्ट्रम लाइसेंस वर इशू टू कंपनी इन रिटर्न फॉर अ फिक्स लाइसेंस फी। तो याद कीजिए क्या था स्टेटमेंट 1994 में। हाँ, 1994 में लिबरलाइज तो हुआ था टेलीकॉम कंपनीज,
और उसके अंतर्गत क्या था, स्पेक्ट्रम लाइसेंस फी देना पड़ता था उनको, एक स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदना पड़ता था और एक पार्टिकुलर फिक्स लाइसेंस फी था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। इन 1999 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यह भी बिल्कुल सही है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्राई इज गो बिफोर टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो ट्राई होता है, ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यूपीएससी में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि उस बॉडी को कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो है उसका रेगुलेटरी बॉडी। तो अगर उसके अगेंस्ट किसी को केस करना है तो वो कहाँ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा C 1 2 3, यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जनवरी कैप्सूल में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में। सबसे पहले तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेस्टिसाइड पर्पस, ठीक है, तो जीवा मित्रा ए मिक्सिंग ऑफ देसी यूरिन एंड लाइम। 2 बीजा मित्रा मिक्सिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड काउ डंग विथ यूरिन। 3 mulching, cover the plant with dried leaves. 4 wapsa, providing water to maintain required moisture. देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज़ करें। तो जीवा मित्रा देसी काउ डंग विथ यूरिन एंड लाइम को कहते हैं, सही है या गलत है। बीजा मित्रा मिक्सिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड काउ डंग विथ यूरिन। मल्चिंग, कवर्ड द प्लांट विथ ड्राई लीव्स। वाप्शा, प्रोवाइडिंग वाटर टू मेंटेन रिक्वायर्ड मॉइस्चर। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है A 1 and 2 करेक्ट है, या B 1 and 3 करेक्ट है, C 2 and 3 करेक्ट है, या D 3 and 4 करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, उससे पहले जानते हैं कि ये चारों पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो एक्चुअली क्या था कि सुरेश पालेकर जो कौन है, जिनको माना जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फादर, जीरो बजट खेती के जनक माने जाते हैं, सुरेश पालेकर, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इन्होंने बताया है 4 व्हील ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्या है ये 4 व्हील, तो उन्होंने बताया जीवा मित्रा। जीवा मित्रा मतलब मिक्सिंग ऑफ काउ डंग विथ यूरिन टू मेंटेन फर्टिलिटी। ठीक है, तो जीवा मित्रा यानी कि जीने के लिए, तो जीवा मित्रा किससे हो जाएगा, फर्टिलिटी से रिलेटेड होगा। ऐसे हम लोग याद भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ काउ डंग विथ यूरिन जीवा मित्रा है। बीजा मित्रा क्या है, मिक्सिंग देसी काउ डंग विथ यूरिन एंड लाइम फॉर सीड ट्रीटमेंट प्रायर टू सोइंग। ठीक है, तो मिक्सिंग देसी काउ विथ यूरिन एंड लाइम, मिक्सिंग देसी काउ डंग विथ यूरिन एंड लाइम फॉर सीड ट्रीटमेंट। बीजा मित्रा यानी बीज से रिलेटेड है, यानी सीड ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अब मल्चिंग क्या है, मल्चिंग का मतलब होता है किसी प्लांट को कवर कर देना ड्राई लीफ से। क्यों, ताकि उसके मॉइस्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो क्या होता है मल्चिंग, कवर द प्लांट विथ लेयर ऑफ ड्राइड लीव्स टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। 4 वाप्सा, वाप्सा क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू मेंटेन रिक्वायर्ड मॉइस्चर एयर बैलेंस। ठीक है, वाप्सा क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू मेंटेन रिक्वायर्ड मॉइस्चर एयर बैलेंस। अब हम लोग आते हैं आंसर पे, क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जीवा मित्रा मिक्सिंग ऑफ देसी काउ डंग विथ यूरिन एंड लाइम। बीजा मित्रा मिक्सिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड काउ डंग विथ यूरिन। मल्चिंग, कवर द प्लांट विथ ड्राइड लीव्स। 4 वाप्सा, प्रोवाइडिंग वाटर टू मेंटेन रिक्वायर्ड मॉइस्चर। तो आपने देखा, तो इसका तो ये सही है वाप्सा, इसका आंसर है D, यानी कि 3 and 4 आर करेक्ट। अब 1 and 2 में क्या गलती है, तो देखते हैं। एक्चुअली बीजा मित्रा होता है मिक्सिंग ऑफ देसी काउ डंग विथ यूरिन एंड लाइम, और जीवा मित्रा होता है मिक्सिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड काउ डंग विथ यूरिन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा D 3 and 4। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का क्या होता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। वो फार्मिंग का प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो नो केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। और इसमें जो नेचुरल फार्मिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है काउ डंग,
ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया काउ डंग का इस्तेमाल करना, उसके अलावा ड्राइड लीव्स का इस्तेमाल करना, अर्थवर्म का इस्तेमाल करना फार्मिंग के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि फार्मर को कोई भी कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, जीरो बजट होगा और जीरो बजट में अच्छा फार्मिंग हो सकता है। ठीक है। और याद रखिएगा पद्मश्री किसको दिया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है सुरेश पालेकर को। तो चलिए, आपको आई होप ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलते चलते एक क्वेश्चन मैं देना चाहती हूँ आपको। आप हमें मुझे बताना कि मनी ऐप किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है और उसका क्या पर्पस है। तो चलिए, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।